हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। वह रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है, जिसकी रेट जो है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि जो सिंपल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हमने जीरो ऑर्डर में भी पढ़ा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने कहा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अपने आप में कुछ नहीं होती है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, जो आपने रेट लॉ पढ़ा था, रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। अब ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है एक तरह से। अगर आपने कहा जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो r की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस dr/dt। अब r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू k1r। k क्या है, रेट कांस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो हमने कहा k1। r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब r को जो है हम a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमने देखा था नोटेशन कि r नॉट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, जिसको हम r नॉट जो होता है इनिशियल होता है, जिसको हम a भी लिख सकते हैं। और r जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, जिसको हम a माइनस एक्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, माइनस dr/dt इक्वल्स टू k1r। r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू k1 a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब यहाँ पर a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर मैं बात करूँ x की, तो x को मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। या मैं कह सकता हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, या मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। क्योंकि अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो हम रिएक्टेंट के सेंस में कहें x क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो आपको क्लियर हो गया, x क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। और a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखें तो v इक्वल्स टू dx/dt। तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट के सेंस में लिख रहे हो, यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोडक्ट के सेंस में आप लिख रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, k1 a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, k1 a माइनस एक्स, या फिर आप इसको k1r भी कह सकते हैं, एक ही बात है। नोटेशन का ध्यान रखना, हर बुक में आपको अलग मिलेंगे, आपको उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि जो फॉर्मूले में आप नोटेशन काम में ले रहे हो उसका मतलब क्या है। क्योंकि हर बुक में या हर जगह आप पढ़ोगे वहाँ नोटेशन अलग मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दे रखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपके फॉर्मूला क्या दे रखा है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको इस पर मिल जाएंगे, और इसी से आपके टी हाफ का फॉर्मूला आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखिए, k1 क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, 2.303 अपॉन टी क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल या सिंपल कहें तो टाइम, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और x क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर इसी को अगर मैं दूसरे नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 अपॉन टी, सेम है, लॉग आपके सेम है। अब a को मैंने क्या लिख दिया, r नॉट, और a माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया, r। अब आप सोचेंगे मैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं इसलिए लिखता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे याद रखते हैं तो हम ऐसे कन्फ्यूज जाते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है, या हम ऐसे याद रखते हैं तो हम ये कन्फ्यूज जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दोनों बता दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब एक चीज़ ये है कि ये जो लॉग है ये एक्चुअल में होता है log बेस 10। क्या होता है, log बेस 10, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका जो बेस होता है वो होता है log बेस 10। एक होता है नेचुरल लॉग, जिसको हम ln लिख देते हैं। ठीक है, अब ln जो होता है उसका बेस होता है e, उसका बेस क्या होता है, e। ठीक है, तो यहाँ पर ln और log में क्या रिलेशन है, ln जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10। इसका मतलब अगर कहीं पर 2.303 log बेस 10 लिखा हुआ है, मतलब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार इस फॉर्मूले में पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, k1 इक्वल्स टू 2.303 लॉग की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये भी आप याद रख सकते हैं, या इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा अगर आप k की जगह t के सेंस में फॉर्मूला याद रखेंगे तो वह t के सेंस में भी आप रख सकते हैं। t इक्वल्स टू, देखिए t जो है वो यहाँ आ गया,
और k जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू 2.303 के सेंस में लिखूँ तो 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपके फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स और t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो इसको आप डिफरेंट तरीके से और भी लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो, एक बार आप क्या करो, ये वाली जो टर्म है आप सब जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log a अपॉन b, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है log a माइनस log b। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा खोल के लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं k1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। अब ये जो है इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला था, तो देखिए मैंने क्या करा 2.303 अपॉन टी ऐसे रहने दिया और जो log a अपॉन a माइनस एक्स है तो मैंने क्या करा log a अलग लिख दिया और माइनस करके log a माइनस एक्स अलग लिख दिया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका, ये आपके हेल्प करेगा किस में, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ कवर नहीं करा रहा, जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे ऑर्डर निकालने के लिए, वहाँ पर हम सारे ऑर्डर के ग्राफ एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, रिपीट हो जाएगा नहीं तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूले सॉल्व करने का तरीका है ये आपके बहुत हेल्प करेगा ग्राफ निकालने के लिए भी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, k का फॉर्मूला log बेस 10 के फॉर्म में, k का फॉर्मूला नेचुरल लॉग के फॉर्म में, इसके अलावा आप t के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो आपके लॉग था जो ऊपर नीचे आपने डिवाइड में लिख रखा था, इसको आपने सेपरेट करके लिख दिया, क्लियर। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो log a अपॉन b का मतलब क्या होता है log a माइनस log b। दूसरी बात log नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 log बेस 10। ये आपके छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और आरपीएससी आजकल न्यूमेरिकल दे रही है काफ़ी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्लियर होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है हाफ लाइफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल काइनेटिक्स में पूछे जाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले मैंने हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करा, टी का फॉर्मूला लिख लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले लिखे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो वहाँ पर हमने क्या कहा t इक्वल्स टू 1 अपॉन के एल एन। यहाँ पर मैंने एल एन का मतलब नेचुरल लॉग ले लिया a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला है t का। अब मैं इसी से डिराइव करूँगा। देखिए होता क्या है, कई बार हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो वहाँ पर वो क्या करता है एक स्टेप पहले से पूछ लेता है, तो वहाँ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। अब टी हाफ का मैंने आपको मतलब बता रखा है कि टी हाफ का मतलब क्या होता है कि जब आपके रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, मतलब 50% रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मतलब अब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, इनिशियल की हाफ है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो टी हाफ के लिए मैंने कहा 1 अपॉन के एल एन। अब देखिए a क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब बचा a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि टी हाफ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होनी चाहिए, इनिशियल की हाफ, मतलब a/2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, a/2। तो जो a माइनस एक्स है वो ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के। तो ये मैंने कहा a/2, तो ये 2 का चल जाएगा ऊपर, a से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन के एल एन 2। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आप टी ऑफ की बात कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कि a माइनस एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के। कब, जब टाइम कितना है, टी हाफ। तो यहाँ पर मैंने a माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया a/2 से, तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 आ जाएगा ऊपर। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर के टी ऑफ का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमने क्या रटा हुआ होता है 0.693 अपॉन के, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है। नेट में गेट में कई बार पूछा जा चुका है टी ऑफ का फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके हर तरीके से आपका आंसर कैसे आएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो ऐसे है 1 अपॉन के एल एन 2। अब दूसरी बात, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सॉल्व करने से पहले का पूछ रहा है, तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा टी ऑफ इक्वल्स टू लॉग बेस 10 का मतलब क्या है, एल एन को मैं करूँगा 2.303 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 2। ये आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है,
ठीक है। यहाँ पर भी आपकी ये एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला क्या हो गया ये। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम log 2 की वैल्यू रखते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके 2.303 अपॉन के, और log 2 की जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान होनी चाहिए 0.3010। लॉग टेबल आप सबके पास होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, तो फाइनली आएगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे याद रख लेते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा पहले से पूछता है तो हम थोड़े कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ये भी नेट में पूछा जा चुका है, ये भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए, और ये तो खैर आपको याद रहता ही है। तो ये आपके किसका फॉर्मूला हो गया, टी हाफ का। अब इसको अगर हम कंपेयर करें जीरो ऑर्डर से, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि टी हाफ जो है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि जीरो ऑर्डर था वो डिपेंड कर रहा था। जीरो ऑर्डर में आपके जो तो टी हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए के, जबकि यहाँ जो टी हाफ है वहाँ पर फॉर्मूले में ए नहीं आ रहा है। इसका मतलब टी हाफ जो है वो फिक्स है, वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, टी हाफ की डिपेंडेंस अलग चीज़ है, और रेट लॉ में जो रेट की डिपेंडेंस वो अलग है। रेट लॉ में जो है वो पावर कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आई थिंक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ये तो किसका फॉर्मूला था, टी हाफ का। अब देखिए इसी में अगर हम आगे बात करें टी 75% की या टी 3/4 की, तो देखिए हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने टी जीरो ऑर्डर के लिए भी पढ़ा था और यहाँ भी हम कंपेयर करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो टी जो है 75% के लिए हम वापस से टी का फॉर्मूला देखते हैं, टी इक्वल्स टू 1 अपॉन के ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब मेन बात ये है कि जो टी 3/4 है उस पर a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए लिख देता हूँ a माइनस एक्स। अब आप देखेंगे कि जो टी 3/4 है, मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो a माइनस, अब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3/4a, क्योंकि a जो है वो क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है। तो जब हमने कहा 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो 3/4a जो है कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम। अब यहाँ पर जो a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 क्या हो गया, कॉमन आ गया नीचे, और ये हो गया 4a माइनस 3a। फाइनली आ जाएगा a/4। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कहा कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टाइम t, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a/4। बात समझ में आ गई। टी हाफ में कितनी आ रही थी, a/2। अब a/4 जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, t इक्वल्स टू 1 अपॉन के ln। अब देखिए a अपॉन a/4, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के ln 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब क्योंकि 4 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो ये हो गया 1 अपॉन के ln 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ln की या log की, एक ही बात है। तो ln a की पावर 2 या किसी की भी जो भी पावर आप लिख रहे हैं, तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 ln a। बात समझ में आ रही है, किसी की भी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, और वो आप उसको वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइड में करते हैं तो यहीं लिख देता हूँ, t जो है आपके 3/4 की हम बात कर रहे हैं, तो t 3/4 जो है वो फाइनली क्या आ गया, 2 आपके आगे आ गया, तो ये हो गया 2 अपॉन के ln 2। अब आप देखेंगे 1 अपॉन के ln 2 जो था, ये वाला पार्ट, वो किसके बराबर था, वो था आपके टी हाफ के। तो यहाँ पर आप क्या रिलेशन कह सकते हैं, 2t हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, t 3/4 जो है या t 75% है, वो किसके बराबर आ रहा है, 2t हाफ के बराबर आ रहा है। अब इसके अलावा मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, 2t हाफ की जगह मैं क्या और लिख सकता हूँ, या तो आप इसको नेचुरल लॉग की जगह आपके जो मेन लॉग था उसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये मैं टी हाफ वापस से हटा देता हूँ,
2 इंटू 2.303 अपॉन के। तो देखिए मैंने क्या करा, 2 अपॉन के तो ऐसे रहने दिया, और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 हो गया, और यहाँ आ जाएगा log 2। क्या आ जाएगा? log 2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू, अब देखिए टी हाफ की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, 0.693 अपॉन के। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके हो गया 2 इंटू 0.693 अपॉन के। और अब आप जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 का 8, ये 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1.386 अपॉन के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टी हाफ था वो आ रहा था 0.693 अपॉन के, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 0.693 अपॉन के, जो कि क्या आ गया 1.386। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछते हैं T75 के लिए टाइम क्या होगा या फॉर्मूला क्या होगा। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं पे आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। T3/4 जो आ रहा है, या हम कहें T75% जो आ रहा है वो आ रहा है 1.386 अपॉन के, जिसको आप फाइनली क्या कह सकते हैं, 2T हाफ। क्या कह सकते हैं, 2T हाफ। तो अगर आपसे कोई पूछे 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, 2T हाफ। क्या कहेंगे, 2T हाफ। अब देखिए आरपीएससी लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है वो क्या पूछती है कि इतने % रिएक्शन कंप्लीट होने में कितने टी हाफ समय लगेगा, मतलब समय कितना लगेगा उसको किससे रिलेट कर रही है, टी हाफ से। मतलब वो कहेगा इतने % रिएक्शन कंप्लीट होने में कितने टी हाफ लगेंगे। ये आरपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, और सबसे ज़्यादा किस पे पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। अब देखिए अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि जो टी हाफ का फॉर्मूला आता है वो आता है 0.693 अपॉन के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम बात करें कि रिएक्शन को आधा होने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पर उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, टी हाफ की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो इसको आप ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 100%। ठीक है, मैंने क्या कहा, 100% है। अब 100% रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेरे को आधा करना है। आधा करना मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, 50%। मतलब रिएक्शन आधी होने के लिए जो स्टार्टिंग में 100% कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, वो कितनी रह गई, आधी। अब क्योंकि ये इनिशियल का हाफ है, मतलब आधी रिएक्शन हो गई, इसके हिसाब से तो जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, टी हाफ। अब मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को भूल जाऊँ। अब मैं क्या मान रहा हूँ कि रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, तो 50% इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसका आधा होने का मतलब कितनी कंसंट्रेशन बचनी चाहिए, 25%। अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चाहे इनिशियल में 100 हो चाहे 50 हो, उसको मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है कि आधी होनी चाहिए, तो आधी होने के लिए समय कितना लगेगा, टी हाफ। अब सेम ये है कि ये मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसका अगर मैं आधा करूँ तो ये हो जाएगा 12.5%। तो 25% से आधा होगा 12.5%, तो उसके लिए समय कितना लगेगा, टी हाफ। सेम आप इसको और कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन आधी होती जाएगी, पहली आधी का मतलब 100 से 50%, दूसरी आधी का मतलब 50 से 25%, तीसरी हाफ लाइफ का मतलब 25 से 12.5%, और भी आप 6.75 आप कह सकते हो, जो भी है परसेंटेज। यहाँ पर देखिए मैं जो ये परसेंटेज लिख रहा हूँ ये क्या है कि रिएक्टेंट की जो परसेंटेज बच रही है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट जो है वो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सेकंड जो है वो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मतलब जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच रही है उसके अलावा जो है वो आपके क्या है, परसेंटेज कंप्लीशन। तो हमने क्या कहा कि अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, मतलब टी हाफ की बात कर रहे हैं, तो समय कितना लगेगा, टी हाफ। इसके बाद बात हम करें 75% की, तो ये भी हमने निकाल लिया कितना लग रहा है, 2T हाफ। ऐसी फिर अगर आप बात करोगे 87.5 की तो कितना लगेगा, 3T हाफ। फिर आप बात करोगे 93.75 की तो कितना लगेगा, 4T हाफ। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर जितनी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, कितना रिएक्टेंट बच रहा है। कैसे कहेंगे कितना रिएक्टेंट बच रहा है। अब जैसे मैं कहूँ 50% है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि जो है कंसंट्रेशन कितनी बच रही है रिएक्टेंट की, 1/2, या उसको मैं क्या कह सकता हूँ, 50% रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेफ्ट है, जो कि मैंने साइड में आपको समझाया था। ठीक है, तो 1/2 रिएक्टेंट लेफ्ट है, या मैं कहूँ 50% है, तो कितना समय लगेगा, टी हाफ, 1T हाफ।
अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट कितना बच रहा है 1/4, देखिए डायरेक्ट देता है कि रिएक्टेंट कितना बचा, इतना बचा, तो कितना समय लगेगा, तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट 1/4 है या रिएक्टेंट कितना बचा 25%, नॉर्मल ये नहीं देते, ये देते हैं, तो 1/4 का मतलब 2t हाफ। अगर क्या रखा है 1/8, इसका मतलब 3t हाफ। अगर क्या रखा है 1/16, इसका मतलब 4t हाफ। अब मान लीजिए आपको ये याद न रहे, आपको उसने कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए उसने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1/32, क्या दे दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1/32, तो कितने टी हाफ का समय लगेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 2 की कौन सी पावर में आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4, और 1/32 आएगा 1/2 की पावर 5। तो अगर आपके रिलेशन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि वो आपके आ जाए 2 की पावर में, तो जो पावर आती है उतना ही टी हाफ का समय लगता है। कैसे, यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 टी हाफ, 2 आ रहा है तो 2 टी हाफ, 3 आ रहा है तो 3 टी हाफ, 4 आ रहा है तो 4 टी हाफ, 5 आ रहा है तो 5 टी हाफ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो टी हाफ पूछा जाता है और एक 75% पूछा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी जो हमने रिलेशन देखा वो ये देखा कि इतने % रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा, किसके सेंस में, टी हाफ के सेंस में। तो अभी जो हमने पढ़े वो डायरेक्ट वाले पढ़े। डायरेक्ट का मतलब जो रिएक्टेंट 1/2 रह गया, 1/4 रह गया, 1/8 रह गया, 1/16 रह गया, वो हमने देखा। अगर इसके अलावा कुछ पूछ ले तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो आपने फॉर्मूला देखा ही है, T = 2.303/K log A/A-x। अब यहाँ पर क्योंकि वो क्या करता है, T का रिलेशन टी हाफ से पूछता है, तो मैंने क्या करा कि जो K की वैल्यू थी, K की वैल्यू क्या थी, आपने देखा था टी हाफ जो था, यहाँ लिख देता हूँ, टी हाफ जो था आपके वो था 0.693/K। क्या था, T = 0.693/K। तो इसी फॉर्मूले से आप कह सकते हो K = 0.693/T हाफ। तो मैंने क्या करा, K को रिप्लेस कर दिया, क्या करा, K को रिप्लेस कर दिया किससे, 0.693/T हाफ से। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 0.693/T हाफ, टी हाफ मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो आपके है 2.303, ये एज इट इज है। ठीक है, 2.303 इंटू टी हाफ अपॉन 0.693, और साथ में आपके क्या है log A/A-x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 3.32, और भी आप आगे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। तो टी क्या आ गया 3.32 टी हाफ, 3.323 भी आप लिख सकते हो, और आगे जाओगे तो 3.323 भी आप लिख सकते हो, या 3.32 भी सफिशिएंट है। टी हाफ log A/A-x। अब आप जो रिलेशन है डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, कि आपको कितने टी हाफ का समय लगेगा। बात समझ में आ गई। अब आपकी क्या है कि जो आपको मैंने बताया वो तो पूछते ही हैं, इसके अलावा 90% पूछ लेते हैं कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, या 99 पूछ लेते हैं, या 99.99 या जो भी है पूछ लेते हैं। तो हम 90% सॉल्व करते हैं कि 90% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ इसी फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ, T = 3.323 टी हाफ। अब लॉग मैंने लिखा, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, जैसे मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन A है जिसको मैंने 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100, कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100%, तो 100% के हिसाब से मैंने इसको 100 लिख दिया। अब A-x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, मतलब t समय पर कितनी कंसंट्रेशन बची है। अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ 90% रिएक्शन पूरी हो चुकी है, तो कितनी बच गई 10। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी आती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी आती है 1। तो आपने क्या देखा, जो t समय लग रहा है कितने के लिए, 90% के लिए, कितना के लिए 90% के लिए। तो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है वो आपके लग रहा है 3.323 टी हाफ। कितना लग रहा है 3.323 टी हाफ। अब आप देखेंगे 50% के लिए 1 टी हाफ था,
75 के लिए 2 टी हाफ था, और 75 के बाद 87.5 के लिए 3 टी हाफ था। समझ आ रही बात। अब 87.5 के बाद आगे 93% पे आपके 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको 90 चाहिए, तो ये 4 से क्या आ रहा है, कम, 3.323 टी हाफ। तो अब आपसे देखिए न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट लगते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहें कि किसी रिएक्शन का टी हाफ कितना है, 10 मिनट, तो 90% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा। अब आप सोचेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये 90% पूछ रहा है आपसे, तो 90% के लिए आपका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.323 टी हाफ। तो जैसे आपको दे रखा है 10 मिनट, तो आप यहाँ 10 लिखिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33.23 मिनट। मतलब आपके 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वो कब आएगा, जब आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। आप ध्यान रखना, एंड टाइम पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, एंड टाइम पे फिर हम केवल रिवीजन करते हैं। अभी आपके पास समय है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कर लीजिए। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट बेटर रहेगा, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 90% के लिए कितना समय लग रहा है, 3.323 टी हाफ। अब जैसे आपके वैल्यू क्वेश्चन है टी हाफ में, आप वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूँ 99% की। किसकी बात करें, 99% की। तो अगर मैं कहूँ टी 99%, तो देखिए कितना आता है। तो मैंने क्या कहा, 3.323 टी हाफ लॉग। अब लॉग यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो आपके कंसंट्रेशन है, मैंने कहा 100 है, क्या है, 100। अब मैंने कहा 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब बची कितनी, एक, वो एक नीचे आ जाएगा। अब log 100 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। क्योंकि आप log 100 को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ अगर लिख के बताऊँ तो log 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2 क्या हो गया, आगे मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। log की वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप साथ के साथ सीख लीजिए। तो 99% के लिए जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3.323 टी हाफ, और log 100 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6.646 टी हाफ। किसके लिए, 99% के लिए। किसके लिए, 99% के। तो 99% के लिए आपके कितना समय लग गया, 6.646 टी हाफ। समझ में आ रही बात। लास्ट में आपके दे रखा है 99.9%। अब 99.9% के लिए जो है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 99.9%। अब देखिए डायरेक्ट की जगह में हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये दे रखा है आपके 3.323 टी हाफ, ठीक है। अब लॉग जो है ऊपर तो कितना है, 100 है। अब ये 99.9 है, मतलब बचा कितना, 0.1। तो जब आप 0.1 बचेगा तो आपके जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। log 1000 की वैल्यू होती है 3। तो जब आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.323 से, तो राउंड ऑफ में आपके कितना आ जाएगा, 10 टी हाफ। कितना आ जाएगा, 10 टी हाफ। तो देखिए यहाँ पर आपके अभी कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे जहाँ तक याद है 90% के लिए पूछा है, 90 या 99 के लिए पूछा है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 90 या 99% के लिए पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। तो आप ध्यान रखिए कि जो पहले पूछे जाते थे, डायरेक्ट पूछे जाते थे, 50% के लिए कितना समय लगेगा, 75 के लिए कितना लगेगा, या 1/2 रिएक्टेंट है तो कितना लगेगा, 1/4 है तो कितना लगेगा। लेकिन अब वो क्या थोड़ा डिफरेंट पूछ रहे हैं। तो 90% के लिए पूछ सकते हैं, 99 के लिए पूछ सकते हैं, 99.9 के लिए पूछ सकते हैं, या कोई सी भी वैल्यू पूछे। आपको फॉर्मूला क्या देखने का है, ये वाला। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, t = 3.323 टी हाफ log a अपॉन a माइनस एक्स, तो वो आपको कितनी भी परसेंटेज कंप्लीशन दे दे, आप उसका टाइम निकाल सकते हैं टी हाफ के रेस्पेक्ट में। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देख लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिया, और हमने टी हाफ देख लिया। टी हाफ के अलावा T75 या और जितने भी टी थे टाइम वाले फॉर्मूले, वो हमने सारे देख लिए कि भाई कितने परसेंट रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा। इसके अलावा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है या जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एवरेज लाइफ क्योंकि कॉमन नहीं है, कई बार पूछी जा चुकी है।
तो जब पूछी जाती है क्योंकि कॉमन नहीं है तो हम वहाँ पर क्लिक नहीं कर पाते। एवरेज लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सिंपल सा पूछेंगे एवरेज लाइफ क्या है या फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज लाइफ के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एवरेज लाइफ का मतलब टी एवरेज जो कि किसके बराबर है 1/k के, किसके बराबर है 1/k। अब k की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 0.693/t हाफ, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना t हाफ इक्वल टू 0.693/k, उसी को हम क्या कह सकते हैं k बराबर 0.693/t हाफ। तो 1/k 1 था तो k की जगह हमने क्या लिखा 0.693/t हाफ। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 1.44t हाफ के। समझ में आ रही बात। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टी एवरेज क्या है, तो एक तो आप कह सकते हैं 1.44t हाफ, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं 1/k1, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है टी हाफ अपॉन 0.693। वो चेंज कर सकता है फॉर्मेट कि वो किस फॉर्मेट में ऑप्शन देता है, लेकिन आपको टी एवरेज का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक होता है इंटरवल फॉर्मूला। तो देखिए जैसे आपने पढ़ा t इक्वल्स टू 2.303/k log a/a-x, उसी तरह से इंटरवल फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। t की जगह हमने डेल t ले लिया तो डेल t का मतलब क्या हो गया t2 - t1, ठीक है। अब वही स्टार्टिंग क्या है 2.303/k log, अब a की जगह क्या आ गया a-x1 और नीचे a-x की जगह क्या आ गया a-x2, क्योंकि जब हम नॉर्मल बात करते थे तो हम बात करते थे 0 से t की, किससे 0 से t की। तो जो इनिशियल टाइम था वो 0 था और बाद वाला जो टाइम था वो t था। समझ आ रही बात। तो जो इनिशियल टाइम था उसके लिए हम लिखते थे log a, क्योंकि 0 पे आपके कंसंट्रेशन a होती थी। अब 0 की जगह हमने क्या ले लिया t1, तो t1 के लिए a की जगह क्या आ गया a-x, और बाद हम लिखते थे t, तो जिसके हम लिखते थे a-x, तो अब t की जगह क्या आ गया t2, तो हमने क्या लिख दिया a-x2। अब ये इंटरवल फॉर्मूले का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, जैसे वो कहे 20% से लेके 70% तक रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। बहुत ज़्यादा आरपीएससी ऐसे न्यूमेरिकल नहीं पूछती, लेकिन बाय चांस पूछ ले क्योंकि थोड़ा डिफरेंट पूछ रही है, तो अगर वो पूछे कि 20 से 70 में कितना समय लगेगा या 40 से 80 में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पर आपके ये फॉर्मूला काम आएगा। डेल टी बराबर t2 - t1 2.303/k log a-x1 a-x2, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके दे रखा नेक्स्ट विलहेल्मी इक्वेशन। अब देखिए विलहेल्मी इक्वेशन देखा जाए तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्म ही है एक, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। केवल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि विलहेल्मी इक्वेशन क्या है। तो विलहेल्मी इक्वेशन क्या दे रखी है Ct बराबर C0 e⁻−k1t। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, Ct बराबर C0 e⁻−k1t, या फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, कैसे C0 बराबर Ct e⁻k1t। नॉर्मली ये वाला लिखा रहता है, नॉर्मली क्या होता है ये वाला Ct बराबर C0 e⁻−k1t, या फिर वो अगर ऑप्शन को थोड़ा टिपिकल करना चाहे या डिफरेंट करना चाहे तो वो ऐसे लिख सकता है C0 बराबर Ct e⁻k1t। अब यहाँ पर Ct और C0 का मतलब क्या है, देखिए k1 का मतलब है रेट कांस्टेंट, t का मतलब है टाइम, e जो है आपके एक्सपोनेंशियल होता है, माइनस है यहाँ पर, वहाँ माइनस नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो Ct है वो है a-x, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और जो C0 है वो a है, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टाइम t पर कंसंट्रेशन है वो कम है, तो इसलिए पावर माइनस में आएगी। अगर आपसे पूछे कि इनिशियल कंसंट्रेशन, तो पावर प्लस में आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या कह रहा है Ct का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, वो किसके बराबर हो गया C0 e⁻−k1t। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो होता है, किसके लिए फॉलो होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो होता है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लास्ट दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर का या कौन से ऑर्डर का है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा पूछती है आरपीएससी, वो है ये वाला, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर अगर आपके कोर्स में होती है तो न्यूक्लियर में ही पूछा जा सकता था, लेकिन न्यूक्लियर आपके कोर्स में नहीं दे रखी है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप होता है। यहाँ पर आपके ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।
इसके अलावा अगर हम इसके सेंस में फॉर्मूला लिखें तो k बराबर 2.303/T। अब देखिए एक ही जगह हमने क्या लिखा, एन नॉट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, जो ओरिजिनल एटम थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसकी बात हो रही है। और उसके बाद है एन टी का मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद जो आपके नंबर ऑफ एटम्स बच गए वो एन टी है। के की जगह वहाँ पर आपके नोटेशन लैम्डा भी काम आता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात हो रही है, नोटेशन चेंज हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो खास बात है वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ध्यान रखना, तो ये आपके टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे तो उससे इसकी रिएक्शन की रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, टेम्परेचर पर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन में, या सूडो यूनिमोलिकुलर भी आप कह सकते हो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन में कहता हूँ। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जब हम एक्चुअल रेट लॉ लिखते हैं, स्टार्टिंग में जो रेट लॉ लिखते हैं वहाँ पर ऑर्डर जो है इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है एक्सेस में होता है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, कंसंट्रेशन जो है उस जो रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब रेट लॉ में से वो हट जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या जो रेट लॉ है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन पे वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका ऑर्डर 2 होता है, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो इसका ऑर्डर कितना आता है, 1, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। इसलिए हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कंडीशन क्या है, एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में होता तो ऑर्डर कुछ और होता। बात समझ में आ रही है, आगे आएगा आपके। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कंडीशन क्या है, एसिडिक मीडियम में। H+ यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैटेलिस्ट का। होमोजीनियस कैटेलिस्ट है, क्या है, होमोजीनियस। एग्जाम्पल पूछते हैं कि भाई कौन सा कैटेलिस्ट है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और मिक्सिबल है, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से क्या बन गया, एसिड और एल्कोहल। ये मैंने आपको बताया था, नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या दे रखा है कि सुक्रोज जो है केन शुगर है, आप जानते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये एक डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड का मतलब 2 मोनोमर यूनिट है। हाइड्रोलाइसिस जब आप करोगे तो जो मोनोमर यूनिट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। क्या मिल रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई पूछे सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, उसकी मोनोमर यूनिट क्या क्या है, कौन कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, C12H22O11। क्लियर। तो जब ये डाइसैकेराइड बनाती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दिया, ये ब्रेक हो गए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये भी आपके सूडो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। मतलब एक्चुअल में ऑर्डर 2 था, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। दूसरी बात, वो आरपीसी ने पूछ रखा है 2014 वाले कॉलेज के एग्जाम में कि इन्वर्टेड शुगर क्या होती है। क्या पूछ रखा है, इन्वर्टेड शुगर क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड शुगर जो है वो हम किसको कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर, ना कि सुक्रोज को। बात समझ में आ रही है, सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर नहीं कहते। इन्वर्टेड शुगर किसको कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखिए कुछ और एग्जांपल और दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये आपके हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या बना रहा है, वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट है उसमें। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। क्लियर। तो वहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो होती है -1। आपको मैंने बता दिया साथ के साथ, ये -1 होता है, ये भी -1 होता है। तो आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में, ये भी आपके फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, इसको अगर आप हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और वाटर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके है फर्स्ट वाला,
जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद आपके 2 एग्जाम्पल जो है सूडो ऑर्डर के, वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडीशन, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मली क्या है, एक्चुअल रेट तो होता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वाटर एक्सेस होता है तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं। तो आई थिंक आपको फर्स्ट ऑर्डर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी डिटेल थी, जो भी कंसेप्ट थे, वो मैंने सारे आपके यहाँ पर कवर कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।